भारत की सीमाएं सिर्फ भौगोलिक रेखाएं नहीं है, बल्कि सुरक्षा और संप्रभुता की सबसे पहली परख है। पाकिस्तान से लेकर चीन, बांग्लादेश से लेकर म्यांमार तक हर सीमा क्षेत्र अपनी अनोखी चुनौतियों और खतरों को लेकर आता है, जैसे कि आतंकवाद, घुसपैठ, तस्करी और सीमाई विवाद। इस वीडियो में हम एक व्यापक विश्लेषण करेंगे भारत की हर सीमा का, कहाँ क्या खतरा है, क्यों है और सरकार किन रणनीतियों और योजनाओं के जरिए इनका सामना कर रही है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से तैयार यह वीडियो न केवल सीमाओं को समझने में मदद करेगा, बल्कि आंतरिक सुरक्षा पर आपके दृष्टिकोण को और भी सुदृढ़ बनाएगा। तो चलिए समझते हैं भारत की सीमाओं पर मंडराते सुरक्षा संकट और उनका राष्ट्रीय समाधान। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लगभग 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, लेकिन जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हमें ये समझ लेना चाहिए सबसे पहले कि ये बॉर्डर 3 तरह का है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स विथ पाकिस्तान। पहला बॉर्डर है इंटरनेशनल बाउंड्री या इंटरनेशनल बॉर्डर, और इसकी लंबाई लगभग 2308 किलोमीटर है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात and flows through राजस्थान, पंजाब एंड ends in जम्मू। जम्मू में जाकर ये अखनूर नाम का टाउन है, वहां पे एक ढलान नाम का गांव है, लगभग यहां पर ये खत्म होता है। तो दिस ब्लू मार्क लाइन, दिस इज इंटरनेशनल बॉर्डर। इसका क्या मतलब है आगे समझते हैं। दूसरे तरह की जो बाउंड्री है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो बॉर्डर है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 776 किलोमीटर लॉन्ग। यहां पर ये जो ढलान नाम की जगह है जहां पर हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री खत्म हो रही है, यहां से एलओसी शुरू होता है, और ये जो ब्राउन लाइन डिमार्केटेड है मैप पर, दिस रिप्रेजेंट्स एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इट एंड्स एट अ पॉइंट कॉल्ड NJ9842। ये NJ9842 रिप्रेजेंट्स अ मिलिट्री ग्रिड एंड कोऑर्डिनेट, तो इसके पीछे बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो हमारी बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, तीसरी तरह की बॉर्डर, उसे हम AGPL कहते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जहां पर ये एलओसी खत्म होता है, दैट इज दिस पॉइंट NJ9842। यहां से AGPL स्टार्ट होता है और 110 किलोमीटर का ये बॉर्डर, इट फ्लोज अप टू इंदिरा कोल, जो कि साल्तोरो रिज के अलोंग फ्लो करता है। एक एक करके समझते हैं कि ये अलग तरीके के बॉर्डर तो है, पर इसका मतलब क्या है। पर उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार ये वीडियो पॉज करके ये मैप आप गौर से देख लो। यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा है, लाइन ऑफ कंट्रोल कौन सा है, और ये AGPL कौन सा है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की। तो इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारा मतलब ये है कि ये जो बॉर्डर का पोर्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर गुजरात, फ्लोइंग थ्रू राजस्थान, पंजाब एंड पार्ट ऑफ जम्मू, this is internationally recognized and agreed to by India and Pakistan। भाई दोनों भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ नक्शे पे इस बॉर्डर को साफ साफ डिमार्केट कर दिया है और बता दिया है कि ये हमारे बीच का बाउंड्री है, इसके उस पार आप नहीं आओगे, इसके इधर हम नहीं जाएंगे। दोनों पूरी तरह से इस बॉर्डर को लेकर सहमत हैं, इस पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं, एक्सेप्ट इन अ स्मॉल पोर्शन नियर सर क्रीक। तो इंटरनेशनल बाउंड्री या इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ सेटल्ड बॉर्डर, लीगली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये खत्म हो जाता है यहां पर आकर अखनूर टाउन में, जम्मू में। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, BSF की है। अब बात कर लेते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। तो देखो, जहां पर अखनूर में ये बॉर्डर खत्म हुआ, यहां से LOC शुरू होता है। अब इसका नाम LOC क्यों है, इसे भी हम लोग इंटरनेशनली बॉर्डर क्यों नहीं कहते। रीजन साफ है, क्योंकि ये एक सेटल्ड बॉर्डर नहीं है, लीगली फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है। तो LOC आखिर फिर सवाल आता है कि एग्जिस्टेंस में कैसे आया, कब से ये LOC टर्म हमारे सामने आया होगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद इमीडिएटली 47-48 में एक लड़ाई हो गई। उस लड़ाई के बाद 65 में दूसरी लड़ाई हो गई, फिर 71 में लड़ाई हो गई। 71 की लड़ाई के बाद ग्राउंड्स पे भारत और पाकिस्तान की सेना का जो पोजीशन था, उस पोजीशन को मानते हुए 1972 के शिमला एग्रीमेंट ने उसी पोजीशन पर एक लाइन बना दी। उस लाइन को हमने लाइन ऑफ कंट्रोल बोला। उस समय दोनों देश, मान लो भारत की ये लाइन है, यहाँ पे भारत की इंडियन आर्मी खड़ी है और इधर पाकिस्तानी आर्मी खड़ी है। ये हालांकि ऑफिशियल बॉर्डर नहीं था, पर शिमला एग्रीमेंट ने बोला कि भाई हम इसको लाइन ऑफ कंट्रोल मानेंगे, इसके इधर इंडिया नहीं जाएगा और इसके इधर को पाकिस्तान नहीं आएगा, और इसे फॉर्मली मैप पे डिमार्केट कर दिया गया। और ऑलमोस्ट जहां तक पॉसिबल है वहां तक इसमें फेंसिंग भी हो गई है। कुछ पार्ट में फेंसिंग नहीं की जा सकती क्योंकि वहां टेरेन बहुत ही अनफॉरगिविंग है। पर एक चीज याद रखना, ये जो बॉर्डर है LOC,
ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, ये कोई लीगल बॉर्डर नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ मिलिट्री सीज फायर लाइन। जिस दिन अग्रीमेंट हुआ उस दिन पाकिस्तान और भारत की सेनाएं जिस जगह खड़ी थी उन दोनों के बीच एक लाइन खींच दी, वो हो गई हमारी LOC। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ढलान विलेज इन अखनूर टाउन, हमने ऑलरेडी बात कर ली है, एंड एंड्स एट पॉइंट NJ 9842। दिस बॉर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड बॉर्डर इन एंटायर वर्ल्ड। जितना मिलिट्री प्रेजेंस इस बॉर्डर पे शायद दुनिया के किसी दूसरे बॉर्डर पर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं AGPL की एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन क्या है। देखो, शिमला एग्रीमेंट की हमने बात की 1972 में, उसने LOC को तो डिमार्केट कर दिया था, पर LOC जब एंड कर रही है, LOC स्टार्ट्स फ्रॉम विलेज ऑफ ढलान इन अखनूर टाउन एंड एंड्स एट पॉइंट NJ 9842। लेकिन जब 1972 के शिमला एग्रीमेंट इस पॉइंट के नॉर्थ में आगे की बात करता है, तो वो बोलता है कि दिस बॉर्डर फ्लोज नॉर्थ फ्रॉम दिस पॉइंट टू द ग्लेशियर। अब कौन सा ग्लेशियर, किस ग्लेशियर में जाने का क्या रास्ता है, इन सब के बारे में कोई बात नहीं करता। इस एम्बिग्विटी की वजह से, इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने 1970s में इंटरनेशनल एक्सपेडिशनरी टीम्स को, वो जो सियाचिन का एरिया है, एक बार मैं वापस मैप पे लाता हूं, ये NJ 9842 इस पॉइंट के नॉर्थ में ये पूरा ग्लेशियर है। ये सियाचिन ग्लेशियर का जो इलाका है, इस रीजन में इंटरनेशनल एक्सपेडिशनरी टीम को उसने परमिट देना शुरू कर दिया कि भाई वो मेरा इलाका है, जाओ वहां जाके तुम एक्सपेडिशन करो, वहां पे हाइकिंग करो, कैंप्स लगाओ। ऐसा करके पाकिस्तान उसमें अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा था और दुनिया को ये बताना चाह रहा था कि देखो भाई मेरा इलाका है, तभी तो मैं परमिट दे के लोगों को भेज रहा हूं। धीरे धीरे पाकिस्तान का इरादा उस पूरे ग्लेशियर को, सियाचिन इलाके को कब्जा करने का हो गया। इस बात की भनक भारत को लग गई। भारत ने फाइनली 1984 में पाकिस्तान के अटेम्प्ट को प्रीएम्प्ट करते हुए, पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए जाने के अटेम्प्ट करने से पहले ही सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया ऑपरेशन मेघदूत के तहत। और उस समय से आज तक NJ 9842 इस पॉइंट से लेकर नॉर्थ में इंदिरा कोल तक, एंड दिस गोज अलोंग द साल्तोरो रिज, 110 किलोमीटर की जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, AGPL। अब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल मिलिट्री जोन्स इन एंटायर वर्ल्ड। यहाँ पे दुश्मन के साथ लड़ाई से ज्यादा हमारे सैनिक वहां के अनफॉरगिविंग क्लाइमेट और वेदर की वजह से मारे जाते हैं। अब जब तीनों बॉर्डर के बारे में हमने सीख लिया है, 3 तरह के बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, LOC और AGPL, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे हमारे क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी चैलेंज एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ बॉर्डर में होगा। जैसे कि हमारा पहला चैलेंज है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इन्फिल्ट्रेशन, तो ये मेजरली कंसंट्रेटेड है LOC में। ये सारी चीजें आप एग्जाम में लिखना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि अलोंग पाकिस्तानी बॉर्डर देयर इज इश्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसके आगे अगर आप एक लाइन ऐड कर देते हो कि इट इज मेनली कंसंट्रेटेड अलोंग LOC, तो ऑल दीज थिंग्स, स्मॉल पॉइंट्स विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर। तो सबसे पहला इशू है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, LET है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ये सारे ग्रुप पाकिस्तान के स्टेट की बैकिंग से इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करते हैं और यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम पहुंचाते हैं। अब कुछ टेररिस्ट मेजर जो अटैक्स हैं, उन्होंने जो रिसेंट किया है, उनका एग्जाम्पल भी आप एग्जाम में दे सकते हो। पठानकोट एयरबेस अटैक 2016, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, और रिसेंटली इन 2025 टूरिस्ट पे जो पहलगाम में अटैक हुआ, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। तो अब इनको बैक कौन करता है? पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, वो बैक करता है। वो इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, इन्हें मिलिट्री सपोर्ट देता है, आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड करवाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। तो इनका काम क्या है? इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करना, यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देना। अब टेररिज्म आखिर कहते किसको हैं, इस एक्टिविटी से इनका गोल क्या अचीव करना है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, जहां हम लोग टेररिज्म रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक की चर्चा करेंगे। खैर, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है। तो काउंटर मेजर्स जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं वो है मल्टी टियर्ड फेंसिंग। मैंने आपको पहले ही बताया कि LOC के अलोंग जहां तक पॉसिबल है, टेरेन अलाउ कर रहा है, वहां पे फेंसिंग की जा चुकी है। इसके साथ साथ थर्मल इमेजर्स, मोशन सेंसर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भी सर्वेलेंस किया जाता है ऐसे इलाकों में जहां पे कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग, फिजिकल पेट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। रिसेंटली इस तरह के टेररिस्ट अटैक से लड़ने के लिए भारत ने अपनी नीतियों में एक पैराडाइम शिफ्ट लाया है और भारत ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई टेररिस्ट घटना पाकिस्तान की सरकार की बैकिंग से भारतीय जमीन पर होती है
तो भारत टेररिस्ट लॉन्च पैड को, टेररिस्ट को टारगेट करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट रहा है और इसके अंतर्गत आपने देखा कि बालाकोट स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और उसके बाद अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ है 2025 में। आगे बढ़ते हैं और दूसरे सिक्योरिटी इशू की बात करते हैं जो है सीज फायर वायलेशन। अब ये सीज फायर वायलेशन भी मेजरली एलओसी के अलोंग कंसेंट्रेटेड है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कंसेंट्रेटेड है। इंटरनेशनल बॉर्डर और एजीपीएल इन दोनों पे इसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं है। सीज फायर वायलेशंस में एलओसी पे पाकिस्तान की तरफ से कंटिन्यूअस आर्टिलरी शेलिंग होने लगती है, फायरिंग हो जाती है स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशन से। 2003 से लेकर 2021 तक 10,000 ऐसी सीज फायर वायलेशंस की वारदातें हुई हैं और 2020 में ये अपने पीक पर था जहां 5,000 से भी ज्यादा बार सीज फायर को वायलेट किया गया है। अब इसकी वजह से खतरा क्या रहता है कि जो बॉर्डर के साथ हमारे गांव लगे हैं, एलओसी के पास जो भारतीय गांव हैं, उसमें सिविलियन कैजुअलिटी होने का खतरा होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों के घर हैं, स्कूल हैं, एग्रीकल्चरल लैंड, इन सबको नुकसान पहुंचता है। इससे निपटने के लिए, फौरन निपटने के लिए सरकार का जो पहला कदम है वो डेफिनेटली आर्टिलरी रिस्पॉन्स है। भारत की तरफ से भी शेलिंग होने शुरू हो जाती है। दूसरा रिस्पॉन्स है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियन बंकर्स। अगर शेलिंग बहुत ज्यादा हेवी है या एक्चुअल वॉर ब्रेकआउट हो गया है तो सिविलियंस को वहां से इवैक्यूएट करके बंकर्स में कुछ दिन के लिए टेम्परेली रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही साथ बॉर्डर इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए कि अगर बहुत बड़ा हमला होता है, लड़ाई होती है, उस समय किस तरह बॉर्डर एरिया से लोगों को सेफली इवैक्यूएट करके एक सेफ एरिया में पहुंचाया जा सके। तीसरी जो समस्या है वो है स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स। अब देखो, पाकिस्तान से पहले लोग इन्फिल्ट्रेट करते थे आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स के साथ भारत की तरफ, और यहाँ पे अपने स्लीपर सेल, जो ऐसे लोग हैं, स्लीपर सेल के लोग हैं। स्लीपर सेल कौन से लोग होते हैं? ऐसे लोग जो भारत में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और हमारे आपके बीच छुप के रह रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि वो आतंकवादी किसी गुट से उनका संबंध है, चुपचाप बैठे रहेंगे और जब उनको अचानक से एक न्यूज मिलेगी, एक सिग्नल मिलेगा अपने हैंडलर से जो कि पाकिस्तान में है, उस समय वो किसी एक आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे। इस तरह के स्लीपर सेल्स के लोग भारत में पाकिस्तान द्वारा स्मगल किए गए हथियारों को इकट्ठा करते थे, पर इसमें ह्यूमन लाइफ का नुकसान होने का खतरा पाकिस्तान को लगता था कि हमारे आतंकवादी मारे ना जाएं। इसलिए अब जब टेक्नोलॉजी का विकास हो गया तो वो इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लगे। ड्रोन्स में आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव्स, बॉम्ब्स, ग्रेनेड सब बांध दिया और एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेट पे गिरा दिया, जहां पे इनका स्लीपर सेल का एक बंदा ऑलरेडी पहुंचा रहता है, वो उठा के चुपचाप निकल लेता है। नॉर्मली ऐसा ड्रॉप किसी डेजर्टेड इलाके में होता है। इसके साथ साथ वहां पे नार्कोटिक्स का स्मगलिंग भी काफी ज्यादा होती है। नार्कोटिक्स स्मगलिंग होने का सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, these three countries combined form a region called Golden Crescent। ये गोल्डन क्रेसेंट का जो रीजन है, इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम एंड हेरोइन। ये जो प्रोड्यूस है, ये भारत में पाकिस्तान के बॉर्डर से स्मगल किया जाता है। अब ये स्मगलिंग की घटना आप मेनली देखो इंटरनेशनल बॉर्डर पे एंड स्पेसिफिकली इन पंजाब, वहां पे ये कंसेंट्रेटेड है। तो ध्यान रखना कि कौन सी घटना किस बॉर्डर पे सबसे ज्यादा हो रही है। स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स। नार्कोटिक्स की घटना मेनली इंडिया के पंजाब बॉर्डर पे कंसेंट्रेटेड है और जनरली यू कैन राइट आईबी, बट इट्स नॉट सो मच प्रिवेलेंट इन एलओसी। लेकिन आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स अक्रॉस पंजाब एंड एलओसी हर जगह इसका ड्रॉप किया जाता है ड्रोन के द्वारा। अब हमारी आर्मी ने, हमारी सरकार ने इसके खिलाफ क्या रिस्पांस लिया है? तो बीएसएफ, जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है, उसको एक ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन स्क्वाड दिया गया है। जैसे ही ड्रोन दिखे तुरंत काउंटर एक्ट करके उस ड्रोन को मार गिराया जाता है। साथ ही साथ बीएसएफ ने एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में हमेशा दे आर ऑलवेज ऑन लुकआउट फॉर एनी हिंट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स। ओपियम और हेरोइन का कहीं सर्कुलेशन हो रहा है, उन्हें न्यूज में से तुरंत वहां रेड मार के उसे जब्त किया जाता है। अभी जो मैंने आपको बताया था गोल्डन क्रेसेंट, वो मैप पे अगर आप दिखाना चाहो, जब भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो एक छोटा सा मैप बना के हमेशा यहाँ गोल्डन क्रेसेंट दिखाना। And this golden crescent region consists of countries like Iran, Afghanistan and Pakistan. And this is one of the largest producer of opium and heroin. अब जैसे वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारा गोल्डन क्रेसेंट है, उसी तरह ईस्टर्न बॉर्डर पे म्यांमार के पास हमारा गोल्डन ट्रायंगल है। And this golden triangle region is formed by countries like Myanmar, Laos, Thailand and Vietnam. Historically यहाँ पे ओपियम उगाया जाता था, बट अभी रिसेंटली यहाँ पे सिंथेटिक ड्रग्स भी बनाए जाने लगे हैं और यहाँ से इसका स्मगलिंग इंडिया में होता है, वेस्टर्न बॉर्डर से गोल्डन क्रेसेंट से होता है। तो ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। दिस विल डेफिनेटली गिव यू सम एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स इन योर आंसर। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस इन योर आंसर्स इन एग्जाम। चौथा सिक्योरिटी थ्रेट है टनल इन्फिल्ट्रेशन।
अब हमारा बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से फेंस्ड है, राइट फ्रॉम गुजरात टू राजस्थान टू पंजाब अप टू अखनूर इन जम्मू, इट्स ऑलमोस्ट इंटायरली फेंस्ड। इस जगह से अगर कोई इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एलओसी पे बहुत हेवी मिलिट्री प्रेजेंस है, तो वहां पे इन्फिल्ट्रेट करना इतना ईजी नहीं होता। तो वो कई बार आतंकवादी क्या कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर से क्यों ना मैं इन्फिल्ट्रेट कर जाऊं, तो वो टनल बनाते हैं। ये जो हमारे फेंसेज हैं, ये ग्राउंड में जितने डेप्थ पे गए हुए हैं उसके नीचे से एक टनल बना दिया और यहाँ से क्रॉल करके इंडिया में घुस जाते हैं। ये टनल किसी ऐसे जगह पे आके खुलता है जहां पे टोटली डेजोलेट प्लेस होता है, लोग नहीं रह रहे होते हैं, इस जगह पे आके खुलता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बीएसएफ को एक सेस्मिक इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है। देखो, आप जब भी भूकंप आता है तो उसके झटके नापने के लिए हमारे पास सिस्मिक इक्विपमेंट्स होते हैं, रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी नापा जाता है। ठीक उसी तरह जब ग्राउंड में ड्रिल करके हम टनल बना रहे होते हैं, उसकी भी वाइब्रेशन अर्थ पे, सरफेस पे फील की जा सकती है। वो थोड़ी कम होती है पर वो डेफिनेटली फील की जा सकती है। इसको मेजर करने के लिए सीज्मिक इक्विपमेंट्स हमारे बीएसएफ को प्रोवाइड करवाए गए। साथ ही साथ रडार इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स हैं और ग्राउंड के अंदर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे नीचे कोई टनल है या नहीं भी है। इसके साथ साथ भारत ने यह भी स्टेप लिया है कि इस फेंसिंग की डेप्थ ही क्यों ना हम बढ़ा दें। अगर यहाँ पे टनल खोद रहा है तो इस फेंसिंग की डेप्थ अगर मैं और नीचे कर दूं तो टनल खोदना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सारे काउंटर मेजर्स इंडिया के द्वारा लिए गए हैं। काउंटर मेजर्स याद रखना, प्रॉब्लम याद रखना और उसके एग्जाम्पल जरूर देना, तभी पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम में। इसके साथ साथ जब 5वें सिक्योरिटी चैलेंज की हम बात करेंगे तो वह है ड्रोन सर्वेलेंस एंड अटैक्स। अब रिसेंटली एक ट्रेंड चला है कि पाकिस्तान ड्रोन भेज के इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन का, मिलिट्री इंस्टॉलेशन का, इन सब का सर्वेलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसका एक रिसेंट एग्जांपल 2021 में जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पे एक ड्रोन अटैक हुआ था। और वेरी रिसेंटली इन 2025 अभी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक स्कर्मिश हुआ है, एक झड़प हुई है, उसमें पाकिस्तान ने स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स इंडिया की तरफ भेजे हैं। इंडिया के मेजर मिलिट्री बेसेस, एयरफोर्स बेसेस पे इन सब जगह भेजा गया है और हमला करने की कोशिश की गई है। तो ड्रोन सर्वेलेंस एंड अटैक is a major threat along India-Pakistan border. इसका सामना करने के लिए ऑफ कोर्स एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत ने लगाई है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी दो तरह की होती है, एक काइनेटिक टेक्नोलॉजी और एक नॉन काइनेटिक। काइनेटिक टेक्नोलॉजी मतलब ये जो ड्रोन आ रहा है, नीचे से हमने कुछ मूविंग प्रोजेक्टाइल छोड़ा और इसे मार के डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह का एक सिस्टम हमारे पास आकाश तीर है, जो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी फेमस हुआ है। नॉन काइनेटिक सिस्टम में हमारे पास जैमर्स हैं। हमने इस ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ही जैम कर दिया, इसके बाद ये नेविगेट नहीं कर पाएगा और कहीं दूर जाके ये गिर जाएगा। साथ ही साथ डीआरडीओ ने लेजर बेस्ड ड्रोन डिस्ट्रक्शन सिस्टम भी इजाद किया है, जिससे ड्रोन को लेजर के थ्रू हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं छठे सिक्योरिटी चैलेंज की, वो है रेडिकलाइजेशन एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। पाकिस्तान को ये सारे हमले जो ये इंडिया में करना चाहता है, ये करने के लिए उसे मैन पावर चाहिए। अब मैन पावर में आपके हमारे जैसे लोग तो वहां जाएंगे नहीं, ऐसे लोग जाएंगे जो थोड़े वल्नरेबल हो, जिनको रिक्वायरमेंट हो कि भाई खाने के लिए पैसे की कमी है, सर के ऊपर प्रॉपर छत नहीं है, ऐसे लोगों को रिक्रूट करना पाकिस्तान के लिए इजी रहता है। इनको वो इनक्रिप्टेड एप्स, टेलीग्राम्स या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू रेडिकलाइज करते हैं, इनके दिमाग पे काबू पाने की कोशिश करते हैं, इनको ये बताने की कोशिश करते हैं, देखो भाई हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसे भारत टेररिज्म कहता है, पर एक्चुअली वो रेजिस्टेंस है, वो आजादी की लड़ाई है, कश्मीर की आजादी की लड़ाई है। इस तरह की बात उनके दिमाग में भरता है और उसके बाद उसमें से जो भी लोग रिक्रूट होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है और भारत में इन्फिल्ट्रेट करवा देता है दोबारा। ऐसे कई सारे केसेस मीडिया में आपको आए दिन देखने को मिलेंगे कि भारत से बंदा रिक्रूट हुआ, पाकिस्तान गया, ट्रेन होके वापस आया और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल खोला है। इसका काम यह है कि पाकिस्तान जो भी घुट्टी पिला रहा है, चूरन खिला रहा है हमारे लोगों को, उस चूरन का काउंटर चूरन खिलाना कि भाई देखो तुम्हें जो वो बता रहा है वो पूरी तरह से गलत है और किस किस तरह से गलत है उसको एग्जाम्पल समेत ये काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल हमारे वल्नरेबल सेक्शन को बताता है कि इनके चक्कर में मत पड़ो, एक दिन मारे जाओगे। इसके साथ साथ स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव्स, इससे फायदा क्या होगा कि ये जो यूथ हैं जो अभी वल्नरेबल हैं, पैसों की कमी है, इनको जब पैसा मिलने लगेगा एक बार तो वो इन फालतू के चक्रों में डेफिनेटली नहीं पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले सिक्योरिटी चैलेंज की, वो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज। पाकिस्तान के साथ जो एलओसी और एजीपीएल का इलाका है वो हाईली रगेड टेरेन है, कहीं स्नो है, फॉरेस्ट है, खाई है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बर्फ से लदी वादियां हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से हमारे ट्रूप को मोबिलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से ये सारा जिम्मा वहां पे सौंपा गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, BRO।
जो वहां पे ऑल वेदर रोड्स बनाने का काम कर रही है, जिससे कि हमारे ट्रूप्स को कहीं भी जाने में आसानी हो। इसके अलावा जहां बहुत ज्यादा बर्फ है, ऐसे इलाकों में स्नो स्कूटर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं आर्मी को, जिससे उनको पेट्रोलिंग में आसानी से वो किसी भी इलाके में जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको लिखना है वो है CIBMS, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये सबसे बड़ा कार्ट है इस तरह के रगेड टेरेन में बॉर्डर को पेट्रोल करने का, मॉनिटर करने का। एक बार थोड़ा डिटेल में CIBMS को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो, जो बॉर्डर के इलाके हैं जहां पे टेरेन काफी खराब है, मैनुअल पेट्रोलिंग डिफिकल्ट है, ऐसे इलाकों में हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर मॉनिटरिंग करते हैं। जहां पर भी हो सके, पॉसिबल होता है, वहां पे हम थर्मल इमेजर्स लगाते हैं, मोशन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा, नाइट विजन्स लगाते हैं, जिससे कि 24/7 मॉनिटरिंग हो सकती है। जहां पे ये कैमरा भी नहीं लग सकते, वहां पे हम ड्रोन से सर्विलेंस करते हैं। अब इन ड्रोन्स को और कैमराज को या सेंसर्स को जब भी कोई मोशन डिटेक्ट होता है, ये तुरंत सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चला जाता है थ्रू डाटा ट्रांसमिशन नेटवर्क। ये सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन नेटवर्क है, जिसके थ्रू ये सारे कैमरा और ड्रोन्स सेंट्रलाइज कमांड को ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई फलाने जगह पे कुछ एक्टिविटी देखी गई है, 4 लोग घूमते हुए पाए गए हैं जो नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमारा काम हो जाता है क्विक रिस्पांस टीम का। ये इनपुट तुरंत प्रोवाइड की जाती है क्विक रिस्पांस टीम को, और ये फटाफट वहां से निकलते उस इलाके के लिए, वहां पे जो भी थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम क्विक रिस्पांस टीम का है। तो देखो, मैनुअल पेट्रोलिंग का काम है वो सीमित हो गया सिर्फ क्विक रिस्पांस टीम तक। क्विक रिस्पांस के पास, इस टीम के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि बंदे किधर घूम रहे हैं, हमें जहां न्यूट्रलाइज करना, वहां जाके डायरेक्टली ये उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो ये CIBMS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछा जाए तो CIBMS जरूर लिखना। ये टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके बॉर्डर को मॉनिटर करके उसको प्रॉपरली सिक्योर रखना है, इसका एक प्रोग्राम है, और इसमें हम लोग मैनुअल इंटरवेंशन को बहुत लेवल तक लिमिट कर देते हैं। आगे बात करते हैं सिविलियन वल्नरेबिलिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की। देखो, बॉर्डर पे जब हमने क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का थ्रेट पढ़ा था, तो उस समय जब शेलिंग होती है तो लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, स्कूल, सरकारी ऑफिस, ये सारे को खतरा रहता है। इससे बचने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट ने कम्युनिटी बंकर्स बनाए हुए हैं। जब भी इस तरह की हेवी शेलिंग हो या वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो वहां की पॉपुलेशन को इस तरह के शेल्टर्स में, बंकर्स में रहने के लिए बोल दिया जाता है, और वहां उन्हें रोजमर्रा की जरूरत के सामान सरकार मुहैया करवाती है। इसके बाद आखिरी जो सिक्योरिटी इशू है हमारे पाकिस्तान के साथ लगे बॉर्डर एरियाज में, वो है थ्रेट टू स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस। अब स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस की बात करें तो वो क्या क्या होते हैं। हमारे जितने भी फॉरवर्ड एयर बेसेज हैं जहां से हमारे फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं, हमारे जो मिलिट्री का कैंप है, CRPF का कैंप है, BSF का कैंप है, या फिर हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जो ऑयल डिपोज हैं, हमारे कम्युनिकेशन हब्स हैं, स्ट्रेटेजिक टनल्स और ब्रिजेस हैं, इन सबको हमेशा लड़ाई के दौरान पाकिस्तान से खतरा बना रहता है। इससे निपटने के लिए काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी हमने अभी पहले के स्लाइड में देखा था कि वो कैसे इस्तेमाल कर रही है भारत। साथ ही साथ इन सभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की चारों तरफ एक हाई सिक्योरिटी पेरीमीटर बना गया है, जहां पे सिविलियंस का भी एंट्री अलाउड नहीं है। तो हमने देख लिया कि पाकिस्तान के साथ 3 तरह के बॉर्डर्स हैं हमारे पास। इंटरनेशनल बॉर्डर है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, एंड AGPL है, दैट इज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। और इन सभी स्पेसिफिक बॉर्डर्स पे क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उनको सरकार किस तरह से निपट रही है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हमारे दूसरे सबसे बड़े सिक्योरिटी चैलेंज की, जो है इंडो चाइना बॉर्डर पे मौजूद चैलेंजेस। भारत और चीन के बॉर्डर को आसानी से समझने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो है वो है हमारा वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम काराकोरम पास एंड एंड्स एट डेमचोक नाम की जगह है इन साउथ। यहाँ पर ये हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है। इसके बाद सेंट्रल सेक्टर आता है जो मेजरली इन हिमाचल एंड उत्तराखंड में है, और फाइनली ईस्टर्न सेक्टर आता है विच कवर्स बॉर्डर ऑफ सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश विथ चाइना। अब तीनों को ही अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न सेक्टर, जहां पे लद्दाख के साथ, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। तो जैसा आपको बताया मैंने कि नॉर्थ में काराकोरम पास से शुरू होकर साउथ में डेमचौक पे खत्म होता है, और जैसा हमने देखा था LOC में रगेड टेरेन है, टेरेन काफी डिफिकल्ट है, अनफॉरगिविंग है, ठीक उसी तरह यहाँ भी टेरेन काफी रगेड है। अब इस रीजन में सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखो, रफली मैं मैप पे बता रहा हूँ, इसे एग्जैक्ट मत समझना। ये जो इलाका है पूरा, ये इलाका अक्साई चीन का इलाका है। अक्साई चीन, ये इलाका पूरी तरह से चाइना के कब्जे में है।
अभी हमारे कंट्रोल में ये इलाका है नहीं। चाइना ने कब कब्जा किया इस इलाका को, एक बार मैप आपको अगर समझ आ गया हो तो मैं वापस स्लाइड पे आ जाता हूँ। चाइना ने कैसे इसे कैप्चर किया ये एक बार देख लेते हैं। इस मैप को वीडियो पॉज करके आप एक बार समझ लो, और ये जो बीच से ये लाइन जा रही है इस पे भी ध्यान रखना, इस पे मैं बात करता हूँ। इस डिस्प्यूट का ओरिजिन कहाँ है? आजादी से पहले जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे और तिब्बत के बीच कोई भी फॉर्मल डिमार्केटेड बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के जो मैप थे वो भी अलग अलग मैप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते थे। कोई बोलता था ये एक्स इलाका भारत का है, कोई बोलता था वो इलाका चाइना का है। इस तरह की एम्बिग्यूटी होने की वजह से वो बाउंड्री प्रॉपरली डिमार्केटेड हो ही नहीं पाई। चाइना ने इसका फायदा उठा अक्साई चीन के इलाके में एक हाईवे बना दिया भाई। जो हाईवे अभी मैंने मैप पे आपको दिखाया था, ये लाइन ध्यान रखने के लिए बोला था, ये हाईवे है। ये हाईवे चाइना ने, इसे G219 हाईवे है, ये हाईवे बना दिया। भारत को इसके बारे में पता चला 1957 में। भारत ने प्रोटेस्ट किया लेकिन चाइना रिफ्यूज टू विड्रॉ, मेजरली बिकॉज ऑफ दिस अक्साई चीन इशू एंड ड्यू टू नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों को लेके इंडिया और चाइना की लड़ाई 1962 में हो गई, जहां पे भारत की हार हुई थी और चाइना ने अक्साई चीन की टेरिटरी पे अपना होल्ड और मजबूत कर लिया। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अक्साई चीन में कैप्चर कर लिया। बट सरप्राइजिंगली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश से विड्रॉ कर लिया। बाकी सारी जगह से चाइना विड्रॉ करके पीछे हट गया, और इसके बाद चाइना और भारत के बीच आज तक फॉर्मल बाउंड्री डिमार्केट नहीं हो पाई है। जो ग्राउंड पोजीशन जहां पे मिलिट्री प्रेजेंस है, जहां तक पेट्रोलिंग होती है, उसे एलओसी बोलते हैं। इसलिए ये जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये अनलाइक एलओसी को मैंने आपको बताया था कि फेंस कर दिया गया है, मार्क कर दिया गया है, मैप पे भी मार्क्ड है और ग्राउंड पे भी फेंस्ड है। Unlike that, LAC, line of actual control, there is no physical line of actual control on the ground, और मैप पे भी ये प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है। ये एक परसेप्शन लाइन है। भारत बोलता है कि यहां तक मेरा एलओसी है और ये पूरा इंडिया है। चाइना बोलता है कि भाई यहां तक नहीं है तुम्हारा एलओसी, यहां तक एलएसी यहां तक है, तुम्हारा इंडिया इधर ही है, ये जो पोर्शन तुमने रखा है ये चाइना का हिस्सा कब्जा कर रखा है। तो इस तरह की परसेप्शन की जो लड़ाई है, इसकी वजह से भारत की चाइना के साथ बॉर्डर पे डिस्प्यूट लगातार होती रहती है और कई सारे स्कर्मिशेस भारत और चाइना के बीच होते आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिडिल सेक्टर की। ये मिडिल सेक्टर इट कंसिस्ट्स ऑफ बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड विथ चाइना। तो ये लीस्ट डिस्प्यूटेड सेक्टर है। इसमें कोई बहुत बड़ा हमारा डिस्प्यूट चाइना के साथ नहीं है और चाइना भी यहाँ पे ज्यादा पुश नहीं करता। एक छोटा सा डिस्प्यूट है बाराहोती प्लेन्स में, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके इस स्लाइड को पढ़ लो। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ईस्टर्न सेक्टर की, जहां सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। ईस्टर्न सेक्टर में जो भारत की लाइन है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर की, उसे मैकमेहन लाइन भी कहते हैं। ये मैकमेहन लाइन बनाई गई थी 1914 में आफ्टर एन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ और मैकमेहन लाइन बना दी गई, और यही लाइन आज इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर है। और यहाँ पर परसेप्शन का डिफरेंस है। चाइना का क्या कहना है कि ये जो मैकमेहन लाइन है ये तुमने बनाई कैसे भाई? 1914 में तिब्बत कौन होता है ये एग्रीमेंट ब्रिटिश इंडिया के साथ साइन करने वाला? वो तो एक सोवरेन एंटिटी ही नहीं है। वो कौन होता है हमारी बॉर्डर इंडिया के साथ डिसाइड करने वाला? तो चाइना पूरी तरह से 1914 का ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच साइन किया हुआ शिमला एग्रीमेंट को खारिज करता, बोलता है इसको हम नहीं मानते हैं। और इंटायर अरुणाचल प्रदेश, पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है और बोलता है कि भाई ये इंडिया नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये साउथ तिब्बत है। और साथ ही साथ जब भी हमारे कोई नेता, बड़े नेता वहां जाते हैं, दलाई लामा वहां विजिट करते हैं, उस विजिट्स को ऑब्जेक्ट करता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है चाइना। भारत का क्या स्टैंड है? ऑफ कोर्स कि इंटायर अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। मैकमेहन लाइन इज द लीगल बाउंड्री बेस्ड ऑन 1914 शिमला कन्वेंशन एंड इंडिया मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग सिविलियन एंड मिलिट्री प्रेजेंस। तो अरुणाचल प्रदेश right now is integral part of India. It's controlled by India, unlike the Aksai Chin region, जो कि it is integral part of India, but it's not in India's control. चाइना के कंट्रोल में है अभी। अब एक एक करके पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया चाइना बॉर्डर। सबसे बड़ा चैलेंज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ये बॉर्डर म्यूचुअली डिमार्केटेड नहीं है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस स्कर्मिश इंडिया और चाइना के बीच होते रहते हैं धीरे धीरे, बॉर्डर कन्फ्रंट्रेशंस। अब भारत की पेट्रोलिंग पार्टी पहुंची और चाइना बोलता है भाई ये तो हमारा इलाका है, तुम कैसे यहाँ पेट्रोल कर रहे हो। सिमिलरली चाइना की पेट्रोलिंग पार्टी इंडिया में आई, भारत बोलते हैं हमारा इलाका है, तुम कैसे पेट्रोल कर रहे हो। यहाँ पे एक विवाद छिड़ जाता है और इस तरह की स्कर्मिशेस
लगातार होते रहते हैं। रिसेंटली गलवान में 2020 में एक बहुत बड़ा स्कर्मिश हुआ था जहां पे दोनों तरफ के सोल्जर्स मारे गए थे। ये आप सभी ने न्यूज में पढ़ा होगा। दूसरी हमारी सिक्योरिटी चैलेंज है चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे एक छोटा सा मैं डाइवर्जन लेता हूँ और भारत का क्या स्टैंड रहा है LAC के अलोंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने में, उसके बारे में छोटा डिस्कशन करते हैं। लगभग अर्ली 2000s तक, 2005-6 तक भारत की स्ट्रेटजी ये थी कि हमें LAC के अलोंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही नहीं। इसके पीछे अगर आप रीजनिंग समझने की कोशिश करोगे, मिलिट्री रीजनिंग, तो वो रीजनिंग ये थी कि अगर चाइना कभी वर्स्ट केस में इंडिया में इंटर कर जाता है तो इंडिया में प्रोग्रेस करने के लिए बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। अब इस तरह की डिफेंसिव स्ट्रेटजी की वजह से इशू ये हो गया कि चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप कर लिया LAC के अलोंग। भारत के साथ पूरे जो बॉर्डर इलाका है, पूरे बॉर्डर इलाके में चाइना का हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लेकिन भारत का वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया इस रीजनिंग की वजह से। हालांकि 2006, 7, 8 के बाद ये वाला स्टैंड इंडिया ने चेंज कर लिया है और काफी तेजी से चाइना के साथ जो बॉर्डर है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। स्पेशली आफ्टर 2014 ये डेवलपमेंट बहुत ही तेज हुआ है। पर इसका एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि वी हैव लैग्ड बिहाइंड, फार बिहाइंड चाइना इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये स्लाइड अगर समझ में आ गई तो वापस चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था कि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी ड्यू टू चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउ वी आर लैगिंग बिहाइंड, व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड, और रिसेंटली वो गैप हम लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ये सब हमने अभी सीख लिया। इसके बाद जब भी आप भारत और चाइना के बॉर्डर पे सिक्योरिटी इशू की बात करो तो ये वर्ड सलामी स्लाइसिंग हमेशा यूज करना। अब सलामी स्लाइसिंग को अगर मैं ठेठ देहाती भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आप सभी ने देखा होगा कि गांव में किस तरह से किसान अपनी मेड़ खिसका के दूसरे के खेत में थोड़ा सा बढ़ा देता है। अब वो इतना नहीं बढ़ाता है कि भाई उसके खेत में मैं 100 मीटर 200 मीटर अंदर बढ़ा दिया, तब तो साफ साफ दिखेगा और झगड़ा हो जाएगा। वो एक 5 इंच बढ़ाएगा, आज थोड़ा सा मेड़ खिसका दी और 5 इंच बढ़ा दिया। सामने वाला बंदा सोचता है कि छोड़ो भाई 5 इंच है, हमें क्या बोलना, देखा जाए 5 इंच जमीन लेके क्या ही करेगा वो। अगले दिन वो एक और 10 इंच बढ़ा देता है। तो ऐसा करके वो हर दिन आपके रिस्पॉन्स को टेस्ट कर रहा होता है, अपने अपोनेंट के रिस्पॉन्स को, कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर आप स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करोगे तो वो इंक्रीमेंटली आज 5 इंच कब्जा किया, कल 10 इंच कब्जा करेगा, परसों आधा किलोमीटर अंदर आ जाएगा और आपकी धीरे धीरे पूरी जमीन कब्जा कर लेगा। यही स्ट्रेटजी चाइना की है। वो थोड़ा आज अगर पॉइंट एक्स पे पेट्रोलिंग कर रहा है, वो कल पॉइंट एक्स से थोड़ा सा आगे 1.5 किलोमीटर आगे जाके पेट्रोलिंग करने की कोशिश करेगा। भारत की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, वहां पे वो चालू कर देगा। फिर बोलेगा भाई यहाँ तो हम हिस्टोरिकली पेट्रोल कर रहे थे, ये हमारी ही जमीन है, तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसे बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी। एक बार में पूरी जमीन ना कब्जा करके धीरे धीरे कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा करके आगे बढ़ते रहते हैं कि 2 कदम बढ़ाए, आज यहाँ पे खुशी के गीत गाए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, कल अगले दिन 2 कदम और बढ़ा दिया। ये हमारी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। चाइना के साथ जब भी कोई भी डिस्कशन हो, आपके ऐसे का पॉइंट हो सकता है, ऐसे में ये सब यूज कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो GS का जो इंटरनल सिक्योरिटी का चैप्टर है, इसको सिर्फ GS3 का चैप्टर मत समझो, ये सभी पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको ऐसे में जरूर काम आएंगे। इसके बाद जब हम सिक्योरिटी चैलेंज की बात करते हैं तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि चाइना के साथ जो भी बॉर्डर है वो टेरेन काफी रगेड है। वहां पे रडार के रेंज का एक इश्यू आता है। रडार प्रॉपरली जो उसका एंटिसिपेटेड रेंज है वहां तक वो काम नहीं कर पाता। साथ ही साथ हम लोग रडार का रेंज नहीं चलता तो जो भी प्रोजेक्टाइल्स उधर से आएंगे उसको ट्रैक और उसको काउंटर करने में हमें डिफिकल्टी पैदा हो सकती है। तो जब भी अगर कभी वॉर होगा तो ये सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे पास रहेंगे। इसके साथ साथ थ्रेट टू स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, ये हमने पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी चैलेंजेस में देखा था। लेकिन चाइना के साथ जो बॉर्डर है वहां पे सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन और जिसको चैलेंज है वो है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम पॉपुलर लैंग्वेज में चिकन स्नेक भी बोलते हैं। ये इंडिया का नैरोएस्ट पोर्शन है। वहां पे नैरोएस्ट पोर्शन पे इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स वाइड। अगर चाइना किसी वॉर टाइम में इसको कट ऑफ कर देता है तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा। इसलिए ये लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है और हाईली इंपॉर्टेंट है, बट इट इज इक्वली वल्नरेबल। तो ये एक सिक्योरिटी चैलेंज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सिक्योरिटी चैलेंज की जब हम बात करेंगे तो दैट इज साइकोलॉजिकल एंड प्रोपेगेंडा वॉरफेयर।
अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत का कोई बड़ा मंत्री या फिर दलाई लामा जब अरुणाचल प्रदेश का विजिट करते हैं तो चाइना उसका प्रोटेस्ट करते रहता है कि भाई ये हमारा इलाका है, तुम लोग यहाँ क्यों विजिट कर रहे हो। अरुणाचल के किसी शहर का नाम बदल देगा। इस तरह की साइकोलॉजिकल और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, ये नैरेटिव चालू रखने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, वो लगातार करता रहता है। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक और जियो पॉलिटिकल प्रेशर इंडिया पे वो डालता रहता है टू स्टॉप इंडियाज राइज इन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल फोरम्स। बार बार भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के बनने से वो रोकता रहता है। साथ ही साथ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को जब भी भारत कोशिश करता है कि हम लोग यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इसको घोषित करवा दें, इस सारे अटेम्प्ट्स को चाइना वीटो करता रहता है। सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज, जब भी हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो, हमें हर समय टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्रेन है और मिलिट्री ड्रेन भी है कि हम लोग हमेशा दो फ्रंट वॉर के लिए हमें तैयार रहना है। हमारा एक जो पड़ोसी है वो पाकिस्तान है और दूसरा चाइना है, और दोनों का आयरन क्लैड रिलेशनशिप है, आयरन ब्रदर हैं दोनों। अगर एक को हमला होगा तो दूसरा उसके बचाव में आ सकता है। फाइनली हम लोग एक सिक्योरिटी चैलेंज अपने पिछले क्लास से ले सकते हैं, जो हमारा था इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। वहां पे हमने क्या देखा कि कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स को टेक्निकल आर्म्स का सपोर्ट, प्रोपेगेंडा का सपोर्ट, ट्रेनिंग का सपोर्ट ये चाइना की तरफ से मिल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी को फ्यूल करने में भी चाइना का हाथ है, ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पे 2020 से 24 के बीच में क्या क्या स्कर्मिशेज हुई हैं। तो ये मेजर स्कर्मिशेज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। दोनों के बीच जो झड़प हुई है, इट्स नॉट फुल स्केल वॉर। जून 2020 में गलवान वैली में हुआ, 2021 में सिक्किम में हुआ, 2021 में पैंगोंग लेक के पास हुआ, फिर 2022 दिसंबर में तवांग में क्लैश हुआ। तो ये क्लैश कंटिन्यूसली होते रहते हैं। जब भी आप इस तरह के आंसर्स लिखो तो एक दो क्लैशेस का नाम वहां जरूर देना, जिससे एग्जामिनर को ये मैसेज जाए कि भाई इसे पता है क्लैश कहाँ कहाँ हो रहा है। डोकलाम में एक स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना और भारत के बीच। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में समझा देता हूँ। ये डोकलाम जो है ये भूटान का इलाका है, ये भारत का भी नहीं है, चाइना का भी नहीं है। लेकिन चाइना जैसा उसकी विस्तारवादी नीति है, सब चाइना के चारों तरफ जो भी नेबर्स हैं, एक भी उसका पड़ोसी नहीं है जिसके साथ उसका लैंड डिस्प्यूट नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। सबके साथ वो लड़ रहा है बॉर्डर पे, सबके साथ उसका डिस्प्यूट है। उसी तरह भूटान के साथ भी कर रखा है कि ये जो डोकलाम है ये तुम्हारा हिस्सा नहीं, ये तो हमारा हिस्सा है। डोकलाम में आ गए चाइनीज आर्मी और वहां पे रोड बनाने लगी। इसको ऑब्जेक्ट किया इंडिया ने। अब आप पूछोगे इंडिया क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है? इंडिया ऑब्जेक्ट करने का सबसे बड़ा और रियल रीजन ये है कि यहाँ मैप पे आप देखो, ये डोकलाम है, दिस इज डोकलाम, यहाँ पे डोकलाम है। दिस डोकलाम इज सिचुएटेड एट ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया। ये सिक्किम है, ये भूटान है और ये चाइना है। तो यहाँ पे हमारा सिक्किम है, ये भूटान है और ये चाइना है, ये सिक्किम और इधर पूरा वेस्ट बंगाल है। और यहाँ पे इंडिया की जो विड्थ है ये बहुत ही कम है, 22 किलोमीटर्स है एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट। इसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नेक भी कहते हैं। अगर भूटान के अंदर यहाँ डोकलाम में घुस के यहाँ पे चाइना अगर रोड बनाता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेता है, तो कभी भी इंडिया का ये चिकन स्नेक जो एक बहुत ही बड़ी इंडिया की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है उसको कट ऑफ कर देगा, जिससे इस तरफ को जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वो पूरी तरह भारत के वेस्ट में जो स्टेट्स हैं, जो पार्ट है, उससे पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा। इसके लिए भारत ने वहां पे चाइना के द्वारा किया जाने वाला इंकर्शन और रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बना रहा था उसको ऑब्जेक्ट किया था। अब इन सब से निपटने के लिए हमारी सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है पहले मैं आपको स्पेसिफिक स्टेप्स के नाम बता दूं, उसके बाद उसको हम लोग सब हेडिंग में क्लब कर देंगे। तो एक एक करके स्पेसिफिक स्टेप्स जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कर रही है हमारी सरकार। सबसे पहला वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये एक स्पेसिफिक स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट वाज स्टार्टेड इन 15 Feb 23। इसमें कुछ ऐसे गांव चुने गए हैं जो कि भारत और चाइना के बॉर्डर पे हैं, और मोटा मोटा इसका जो बेसिक एम है वो मैं ये बता देता हूँ। वहां पे रहने वाले लोगों को इतनी फैसिलिटी दो कि वो कंपेल हो जाए कि मैं यहीं रहूंगा, मेरे को सब सुख सुविधा मेरे गांव में ही मिल रही है। उनके लिए रोड बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, अच्छे स्कूल बनवा दिए, बिजली उनको मुहैया करवा दी, एग्रीकल्चर में थोड़ा सपोर्ट कर दिया। इसीलिए इसका नाम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। इसका एम है इस तरह के बॉर्डर विलेजेस में सिविलियन प्रेजेंस कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे, जिससे चाइना को दिखता रहे कि भाई ये भारत का एरिया है, भारत के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सो इट वाज स्टार्टेड इन 15 Feb 23 फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्ट विलेजेस इन 46 ब्लॉक्स इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स abutting northern border in states of अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड एंड लद्दाख। अब ये देखो सारे बॉर्डर स्टेट्स हैं जिसके बॉर्डर कहाँ से लग रहे हैं, चाइना से।
This program envisages focused area of intervention in select villages for creation of opportunities for livelihood. रोजगार मुहैया करवाना है, टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट करना है कि बाहर के लोग आए, टूरिस्ट आए और इनको इकोनॉमिकली भी ये रीजन और प्रॉस्पर करे, स्किल डेवलपमेंट करना है वहां के लोगों का, एग्रीकल्चर, रोड कनेक्टिविटी और जो भी मैंने आपको अभी अभी ऑलरेडी बताया सब उसी चीज की यहाँ पे बात हो रही है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अब देखो एक दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। इट्स अ फॉरवर्ड बेस जिसको तैयार किया गया और जिसके कारण दिस वाज वन ऑफ द रीजन की गलवान का क्लैश हुआ। चाइना को यहाँ पे थ्रेटन फील हो रहा था कि दौलत बेग ओल्डी भारत ने बना लिया है और यहाँ तक जाने वाली सड़क भी बना ली है, तो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट फॉर अस। इसका एक और एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का आप दे सकते हो, टनकपुर टू पिथौरागढ़ रोड। टनकपुर इज समवेयर नियर बरेली, बरेली से कुछ दूरी पर है ये, और पिथौरागढ़ एकदम चाइना के बॉर्डर तक जाता है। तो यहाँ पे एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन 150 किलोमीटर के हाईवे का ऑल वेदर रोड बना दिया गया है जिससे ट्रूप मोबिलाइजेशन में आसानी होगी। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक टनल्स भी बनाए गए हैं जिसका एग्जांपल है सबसे बड़ा अटल टनल। अगर आप कभी मनाली जाते हो तो वहां पे आपको रोहतांग के पास ये अटल टनल दिखेगा। ये अटल टनल इज गेटवे टू लद्दाख। मनाली साइड से रोहतांग को क्रॉस, अटल टनल से क्रॉस होते हुए हम लोग केलोंग जिस्पा होते हुए लद्दाख जा सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक टनल है। इसके साथ साथ सेला टनल बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग तक इंडियन ट्रूप्स को पहुंचाने में मदद करेगा। इसके अलावा ब्रिजेज एंड एयरफील्ड्स भी बनाए गए हैं जो कि बीआरओ कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स में। अगर मिलिट्री एग्जांपल की बात की जाए तो परमानेंट ट्रूप्स 60,000 से ज्यादा परमानेंट ट्रूप इंडिया में लद्दाख में चाइनीज बॉर्डर के पास डिप्लॉयड है पोस्ट गलवान। गलवान के बाद भारत ने सोचा कि भाई इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी कहीं भी घुस सकते हैं, हमारा परमानेंट ट्रूप प्रेजेंस वहां पे होना चाहिए। 60,000 से ज्यादा हमारे जवान वहां पे तैनात हैं। साथ ही साथ ऐसे माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्ट एक ग्रुप भारत ने क्रिएट किया जो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है, जिसका हेडक्वार्टर पानागर वेस्ट बंगाल में है एंड इट्स वेरी क्लोज टू नॉर्थ ईस्ट। इन टाइम्स ऑफ नेसेसिटी, इन टाइम्स ऑफ वॉर, दे कैन बी वेरी इजिली एयरलिफ्टेड टू फॉरवर्ड बेसिस और वहां पे ये चाइना को काउंटर करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये सारे स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि इन स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को हम लोग किस मेजर हेड्स में फिट करके भारत का रिस्पॉन्स बता सकते हैं। देखो, इंडिया स्ट्रेटजी टू काउंटर चाइना ऑन बॉर्डर। अब जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात करेंगे। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स, माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की बात कर सकते हो। साथ ही साथ 60,000 प्लस इंडियन सोल्जर्स आर डिप्लॉयड इन लद्दाख अलोंग चाइनीज बॉर्डर, इसकी बात कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट की बात कर सकते हो, आप पिथौरागढ़ टनकपुर रोड की बात कर सकते हो, इसके बाद आप सेला टनल की बात कर सकते हो, अटल टनल की बात कर सकते हैं, ब्रिजेस की बात कर सकते हैं। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो याद करो पाकिस्तान के साथ हमने CIBMS की बात की थी, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके किस तरह बॉर्डर को मैनेज किया जा रहा है उसकी यहाँ पे बात होगी। डिप्लोमेसी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भारत और चाइना के बीच मिलिट्री लेवल पे ऑफिसर्स के बीच डायलॉग्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर्स के बीच डायलॉग ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, ये बैक चैनल में चलते रहते हैं जिससे कि अगर सिचुएशन आगे बढ़ती है तो उसे डीएस्केलेट किया जाए। इसके अलावा इंडिया ग्लोबल अलायंसेज भी बना रहा है so that it can put forward its cases more strongly. इसके बाद सिविल इंगेजमेंट, इस हेडिंग में जब आप बात करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये सारे एग्जाम्पल हमेशा लिखना, बिना एग्जाम्पल के आपको प्रॉपर मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलेंगे। जब भी बात होगी इंडिया किस तरह चाइना को काउंटर कर रहा है, ये सारे पॉइंट लिखना। पहला मिलिट्री, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा डिप्लोमेसी, पांचवा सिविल इंगेजमेंट, छठा लीगल सॉवरेनिटी। सबके एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। छठा जो है लीगल सॉवरेनिटी, इसमें इंडिया क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे अपना जो मैप है, जो इंडिया का क्लेम है, इंडिया परसेप्शन है, उसके हिसाब से कंटिन्यूअसली मैप पब्लिश करता रहता है जिससे इट कैन पुट फॉरवर्ड इट्स क्लेम टू द एंटायर वर्ल्ड और चाइना को भी पता चलता रहे कि भारत ने अपना क्लेम वहां पे छोड़ा नहीं है, वो भारत का ही इंटीग्रल पार्ट है। भले ही अक्सई चीन को तुमने अपने कब्जे में रखा है पर वो भारत का हिस्सा है। तो चाइना के बॉर्डर को हमने 3 पार्ट में बांटा, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेक्टर। हर एक बॉर्डर पे जो इशू है वो समझा, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है चाइना के बॉर्डर पे उसको डिटेल में जाना। फिर फाइनली हमने इस स्लाइड में इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या क्या रही है उसको सीखा और उसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को भी हमने एक एक करके देख लिया कि क्या क्या स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल्स के बिना कोई आंसर कंप्लीट नहीं होगा।
एग्जाम्पल्स याद रखना आपका काम है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर की जब हम बात करेंगे तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये बॉर्डर जो है इट कवर्स द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज, आंख बंद करके कभी भी कोई पूछे, दैट इज इलीगल इमिग्रेशन। पर ये इलीगल इमिग्रेशन होता क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर एक बार बात कर लेते हैं किस टाइप का बॉर्डर है। देखो, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हमने बात की थी कि इंटरनेशनल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी एंड एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा बॉर्डर जो है डिमार्केटेड है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। बॉर्डर का यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये जहां पर हो सकता है वो फेंस्ड है, जहाँ पे रिवराइन स्ट्रेचेज हैं, जहाँ पे नदियां हैं, मार्शी लैंड्स हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियां और उनके ट्रिब्यूटरी बांग्लादेश में फ्लो करते हैं इंडिया के थ्रू, तो लैंड थोड़ा मार्शी हो जाता है, पानी से भरा हो जाता है, मानसून में बाढ़ आ जाती है, ऐसे लैंड में फेंसिंग नहीं हो पाता, तो वहां पे फेंसिंग नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे एक ही गांव को बॉर्डर ने दो पार्ट में बांट दिया है, तो ऐसी जगह पे भी फेंसिंग नहीं है। बट अदरवाइज इट्स वेरेवर पॉसिबल दिस बॉर्डर इज फेंस्ड एंड सेटल्ड बॉर्डर। यहाँ पे बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट नहीं। जो यहाँ पे डिस्प्यूट है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज, वो नंबर 1 है इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल माइग्रेशन 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी, उस समय बंटवारा हुआ था। बंटवारे के समय पहला वेव भारत में आया बांग्लादेश से माइग्रेट करके। उसके बाद ये धीरे धीरे कंटिन्यूड रहा और 1971 में लिबरेशन वॉर जब हुआ था बांग्लादेश का, उस समय ये माइग्रेशन बिल्कुल पीक पे पहुंच गया और भारत के आसाम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में इसने पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल दी, जिसकी वजह से वहां पे इतनी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहे। यही कारण है कि भारत एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स, ये लेके आया है और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हो रहे हैं, इन सब के बारे में हमने अपने पिछले क्लास में इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी सीख लिया था। दूसरा जो यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंज है सबसे बड़ा, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। यहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बहुत ही इनफेमस है ये बॉर्डर बांग्लादेश और इंडिया का। तीसरा सिक्योरिटी चैलेंज है स्मगलिंग। स्मगलिंग किन किन का, कैटल्स का स्मगलिंग होता है, यहाँ पे नार्कोटिक्स का, ड्रग्स का स्मगलिंग होता है, और सबसे खतरनाक फेक इंडियन करेंसी नोट्स का स्मगलिंग यहाँ से होता रहता है। चौथा जो खतरा है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म डायरेक्टली बांग्लादेश बेस्ड ग्रुप यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं करते। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है आईएसआई बैक्ड ग्रुप, उनके द्वारा। जब हमारे पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां पे नॉर्मली ट्रूप प्रेजेंस बहुत हाई रहता है और प्रेशर एक्सट्रीमली हाई रहता है। वहां से इन्फिल्ट्रेट करना अगर मुश्किल हो जाता है तो ये लोग बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं। अब बांग्लादेश के बॉर्डर को मैनेज करने की जिम्मेदारी जो है वो बीएसएफ की है। बीएसएफ के पास अपना लैंड का तो जो फोर्स है वो है ही, साथ ही साथ कीपिंग इन माइंड कि बांग्लादेश का बहुत बड़ा बॉर्डर रिवराइन है, वहां पे मार्शी लैंड से बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी, उनकी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं। तो इसके लिए एक रिवरीन विंग ऑफ बीएसएफ है, जिनके पास पेट्रोलिंग बोट्स हैं और सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह के इलाके में पेट्रोलिंग कर सके और किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। साथ में बीएसएफ इज सपोर्टेड बाय स्टेट पुलिस, रिस्पेक्टिव स्टेट पुलिसेस। अब बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर सिक्योरिटी चैलेंज जो है उससे निपटने के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो सबसे पहले तो ये बॉर्डर लगभग 3,500 किलोमीटर जो है वो फेंसिंग हो चुकी है। याद रखना कि 4096 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर जो है वो सबसे लंबा बॉर्डर है। बांग्लादेश, इंडिया, चाइना और इंडिया पाकिस्तान से भी लंबा बॉर्डर भारत का बांग्लादेश के साथ लगता है। 4096 किलोमीटर का है लगभग। इसमें से तकरीबन 3,500 किलोमीटर ऑलरेडी फेंस हो गया है और वहां पे फ्लड लाइट्स लगा दिए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरह की स्मगलिंग या इन्फिल्ट्रेशन की एक्टिविटी को रोका जा सके। साथ ही CIBMS, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, हमने ऑलरेडी देखा था जब पाकिस्तान के साथ हम लोग बॉर्डर पे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो सीख रहे थे, तो वहां उस स्लाइड में इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। इसके साथ साथ भारत की जो BSF है और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड्स हैं, इन दोनों के बीच रेगुलर फ्लैग मीटिंग्स होती हैं और अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई किसी मुद्दे पे बात अटक गई है, तो उसको यहाँ पे ये लोग फ्लैग मीटिंग में सुलझाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी कोशिश की है कि बॉर्डर इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको इलीगल एक्टिविटीज में पार्ट न लेना पड़े, इसके लिए उन इलाकों को ही डेवलप कर दो। इसके लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें वहाँ पे रोड्स बनाए गए, हेल्थ सेंटर्स बनाए गए, स्कूल्स बनाए गए हैं, एंड इट्स हेल्प्स reducing alienation and dependence on illegal border activities। साथ ही साथ बॉर्डर हैट्स भी
वहां पे बनाए गए हैं। सरकार ने देखा कि बॉर्डर के दोनों तरफ रह रहे लोग इलीगल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए सरकार ने इसे ऑफिशियली लीगलाइज करके मेघालय और त्रिपुरा में बॉर्डर हाट्स बना दिए हैं, जहां पे दोनों तरफ की जो कम्युनिटी है वो अपना सामान वहां से बेच सकते हैं लीगली। थोड़ी बात कर लेते हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में हुई है, जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप पे थोड़ा स्ट्रेन पड़ा है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सिविल अनरेस्ट हुआ और मास प्रोटेस्ट हुआ। इसकी वजह से वहां पे शेख हसीना को, वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना को, वहां से भागना पड़ा, वो भी छुप के भागना पड़ा। और वो भाग के इंडिया आ गई। हिंडन एयरवेज पे जब वो लैंड हुई तो इंडिया ने उनको टेम्पररी वीजा दे के इंडिया में रहने दिया, एक फॉर्मल एसाइलम नहीं दिया है। शी प्लान टू सीक रिफ्यूज इन यूके, बट यूके ने उनके रिक्वेस्ट को अभी तक मना कर दिया है। पर इस बीच हुआ क्या है कि बांग्लादेश के जो इंटरिम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने शेख हसीना का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था उसे रिवोक कर दिया और अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। साथ ही साथ इंडिया को बोला भाई आप इसे एक्स्ट्राडाइट करके हमारे पास बांग्लादेश में वापस ला दो। ऑफ कोर्स भारत ने ऐसा किया नहीं है, शेख हसीना अभी भी हमारे साथ ही भारत में ही रह रही है। लेकिन इसके कारण एक डिफरेंट एक्सिस जो बनता हमें नजर आया है वो है चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक्सिस। अब देखो ये कितना अनमेल विवाह है, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ आ रहे। पाकिस्तान जो बांग्लादेश को फूटी आंख नहीं देखना चाहता था, उन्हें ना कोई पावर देना चाहता था, ना कोई ऑटोनॉमी, ना कोई अथॉरिटी, ना उनको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन देता था 1971 से पहले, आज वो बांग्लादेश के साथ हाथ मिला रहा है और साथ में चाइना आ गया है। तो ये जो एक्सिस है ये एक डेंजरस अलायंस बनता जा रहा है, जो इंडिया को अब वेस्ट में पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ में पूरी तरह से चाइना है और वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा ऐसे स्टेट्स में बांग्लादेश है। तो ये एक डेंजरस अलायंस हमें बनता हुआ दिख रहा है। इन सब चीजों को ध्यान रखना। जीएस इंटरनल सिक्योरिटी, GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी में अगर ना भी हेल्प करे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर ऐसे पोर्शन और इन इंटरव्यू। किसी भी टॉपिक को सिर्फ जीएस के लिए मत पढ़ो। जब जीएस आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑलवेज प्रिपेयर साइड बाय साइड फॉर योर इंटरव्यू। अब बात कर लेते हैं भारत और नेपाल के बॉर्डर की। भारत और नेपाल के बॉर्डर की लंबाई जो है वो लगभग 1750 किलोमीटर की है और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इन राज्यों से नेपाल और भारत का बॉर्डर लगता है। अब भारत और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है ये टोटली अनफेंस्ड ओपन बॉर्डर पॉलिसी है। ये ओपन बॉर्डर पॉलिसी भारत और नेपाल के बीच एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई थी 1950। उस समय उस ट्रीटी के हिसाब से इस बॉर्डर को ओपन रखा गया है। बिल्कुल फ्री मूवमेंट है, कोई भी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है किसी भी भारतीय को नेपाल में जाने के लिए या नेपाली को भारत में आने के लिए। इसके कारण हजारों नेपाली सिटीजन भारत में काम कर रहे हैं। बोला जाए तो नेपाल और भारत के बीच एक कल्चरल और इकोनॉमिक टाई है, एक रोटी बेटी का रिश्ता भारत और नेपाल के बीच चलता है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है उस पर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं। एक एक करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो इशू है वो है स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड। अब स्मगलिंग नेपाल के बॉर्डर से नारकोटिक्स का होता है, गोल्ड, आर्म्स, टिम्बर, और साथ ही साथ सबसे डेंजरस स्मगलिंग जो है वो फेक इंडियन करेंसी नोट्स, जो इंडियन इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज धीरे धीरे कर सकता है। अब रक्सौल बॉर्डर इट्स फेमस फॉर गोल्ड स्मगलिंग ऑपरेशन। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स याद रखना, अगर याद रख सको एग्जाम में लिखोगे इट विल डेफिनेटली फेच यू मोर मार्क्स। दूसरा इशू है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेपाली वुमेन एंड चिल्ड्रन दे आर ट्रैफिक्ड इनटू इंडिया फॉर फोर्स्ड लेबर एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, टेकिंग एडवांटेज ऑफ पोरस नेचर ऑफ बॉर्डर। अब ये बॉर्डर पूरी तरह से ओपन है, यहाँ मैंने आपको बताया कोई भी वीजा पासपोर्ट नहीं चाहिए, तो इसका फायदा उठा के नेपाल से बच्चों और महिलाओं को यहाँ पे इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है फॉर फोर्स लेबर एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इसी से मिलता जुलता और रिलेटेड एक और पॉइंट है कि इलीगल माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी फ्रॉड। जब बॉर्डर ओपन है तो वहां से लोग यहाँ पे आके अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से इंडिया में आते हैं और यहाँ पे फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड बना के यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से यूपी, बिहार और बंगाल में इन सभी जगह डेमोग्राफिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। चौथा है क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी एंड क्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली नेपाल हमारे यहाँ कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम नहीं देता, पर ISI बैक्ड ग्रुप जब मैंने बताया आपको वेस्टर्न बॉर्डर पे जब प्रेशर बढ़ता है तो वो बांग्लादेश के रास्ते आते हैं और उससे भी आसान इनके लिए नेपाल के रास्ते आना होता है, क्योंकि नेपाल पूरी तरह से ओपन बॉर्डर है, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नेपाल का इस्तेमाल ISI टेररिस्ट को इंडिया में एंट्री दिलवाने के लिए करवाता है। अब बॉर्डर डिस्प्यूट जहां तक हमारी बात है नेपाल के साथ, तो सिर्फ एक ही मुद्दे पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो है काला पानी नाम की जगह, काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट।
काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट को एक बार बहुत ही ब्रीफ में समझ लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या इशू है वहां। वैसे मोटे तौर पे यहाँ पे हमने 5 इशू देखे: स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी फ्रॉड, क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी एंड क्राइम। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो आईएसआई के थ्रू यहाँ से होता है, आईएसआई बैक टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट इनटू इंडिया वाया नेपाल। दूसरा इंसर्जेंसी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि इंसर्जेंट ग्रुप्स कभी कभी नेपाल और भूटान में जाके छुप जाते हैं, अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं और नेपाल भूटान भाग गए, वहां छुप गए। 5वां मुद्दा है हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ एक पॉइंट पे है, वह काला पानी का डिस्प्यूट। तो एक बार काला पानी के डिस्प्यूट को समझ लेते हैं। आप मैप देख लो, ये है हमारा उत्तराखंड का बाउंड्री, ये है हमारी उत्तराखंड की बाउंड्री जो चाइना से लगती है। अगर ये मैप आपने देख लिया हो तो एक बार टाइमलाइन पे आ जाते हैं। 1816 में एक सुगौली ट्रीटी हुई थी, जिस ट्रीटी के हिसाब से काली रिवर भारत और नेपाल के बीच नेचुरल बाउंड्री थी, मतलब नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री वाज काली रिवर। अब 1962 का समय आता है और उस वॉर में चाइना के साथ हारने के बाद भारत ने इस काला पानी रीजन में अपना मिलिट्री प्रेजेंस बना दिया और 2019 में फाइनली इंडिया एक मैप पब्लिश करता है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, जिसमें काला पानी को उत्तराखंड का रीजन बताया जाता है। इसके रिस्पॉन्स में 2020 में नेपाल अपना एक नया मैप पब्लिश करता है, जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, इन तीनों ही जगहों को नेपाल अपने मैप में दिखाता है। तब से नेपाल प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई ये जगह हमारे हैं। इशू क्या है, इस सुगौली ट्रीटी पे कोई डिस्प्यूट नहीं। सुगौली ट्रीटी कहती है कि काली रिवर, अगर ये रिवर है तो इसके इधर को नेपाल होगा और इसके वेस्ट में इंडिया होगा, ठीक है। सारा मुद्दा अटक जाता है, ये काली रिवर शुरू कहां से होती है। इंडिया का कहना है कि भाई ये काला पानी से नहीं शुरू होती, वो थोड़ी उसके और साउथ से शुरू होती है और इसलिए सुगौली ट्रीटी सिर्फ वहां से एप्लीकेबल होगी। अब जहां शारदा रिवर है ही नहीं, वहां पे सुगौली ट्रीटी के एप्लीकेबल होने का कोई मतलब नहीं है। सुगौली ट्रीटी का कहना था काली रिवर के वेस्ट में इंडिया, काली रिवर के ईस्ट में नेपाल। भारत कहता है कि ये काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा जो एरिया है, यहाँ पर काली रिवर है ही नहीं, तो यहाँ पे सुगौली ट्रीटी नहीं गवर्न करेगा कि कौन सा एरिया नेपाल का है और कौन सा भारत का है। इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट है। तो ब्रीफ में इसे हमने समझ लिया है, इससे ज्यादा इसके डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है। अब बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी चैलेंज है उससे निपटने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, इस पे एक बार ध्यान दे देते हैं। तो नेपाल का जो बॉर्डर है उसे मैनेज करने के लिए एसएसबी को लगाया गया, सशस्त्र सीमा बल। अब इन्होंने 476 से भी ज्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट वहां पे एस्टैब्लिश किया है, जहां 24/7 पेट्रोलिंग होता है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का हार्नेस करके जहां भी एरिया थोड़ा डिफिकल्ट है वहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, ग्राउंड सेंसर्स को टनल्स का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करके, और जहां भी थोड़े क्रिटिकल जोन है जहां से स्मगलिंग का चांस ज्यादा है वहां पे फेंसिंग किया गया है। साथ ही साथ नेपाल और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है, वो डेटा शेयर करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फाइनली ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ भी आपको लिखना है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने बताया था आपको कि इसमें रोड बनाए जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल्स, कनेक्टिविटी के लिए टेलीकॉम टावर्स है, इस तरह की चीजें इसके तहत बनाई जाती हैं, जिससे कि बॉर्डर का इलाका खुशहाल रहे और वो इलीगल ट्रेड में पार्टिसिपेट ना करे। उसके बाद अपनी खुशहाल जिंदगी रहेगी, वो इलीगल ट्रेड में क्यों पार्टिसिपेट करेगा। तो नेपाल के साथ इतना ही था, बाकी आगे बढ़ते हैं भूटान के साथ। इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस है, तो यहाँ भी हमारे पास कोई मेजर भूटान के साथ सिक्योरिटी चैलेंज नहीं है। भूटान के साथ हमारा तकरीबन 700 किलोमीटर का बाउंड्री है एंड इट कवर्स स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये पूरी तरह से एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी कि दोनों ही कंट्री इसको म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करते हैं। पीसफुल है एंड वेल डिमार्केटेड, इसमें कोई भी इस तरह का मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। पर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी जो इंडिया की है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो है चिकन स्नेक, दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जहां पे एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर वाइड। ये भूटान से बहुत ही पास में है। और जो हमने डोकलाम स्टैंड ऑफ में समझा था, डोकलाम जो भूटान का इलाका है जहां पे चाइना आगे रोड बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको इंडिया ने रोका था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और फाइनली म्यूचुअली दोनों ही फोर्सेस पीछे पुल बैक कर गए थे। पर उसके बाद चाइना रुका नहीं है, डोकलाम में तो नहीं, लेकिन डोकलाम से पीछे अपने इलाके में वो वहां पे गांव बना रहा है, रोड्स बना रहा है, इस तरह की एक्टिविटी वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडियाज लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, चिकन स्नेक, दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्योंकि भूटान, इंडिया और चाइना, इसके ट्राई जंक्शन पे ये जो डोकलाम का इलाका है ये बहुत ही सेंसिटिव है। दूसरा इशू है इंसर्जेंसी स्पिल ओवर फ्रॉम इंडिया। इसके बारे में हमने इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट वाले चैप्टर में ऑलरेडी बात कर ली है।
वहां पे हमने देखा था कैसे उल्फा और एनडीएफबी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, ये अपनी घटनाओं को अंजाम देके छुपकर भूटान और नेपाल और बांग्लादेश को भाग जाते थे। और भूटान के साथ इंडिया के काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, इसलिए भूटान और इंडिया ने मिलकर 2003 में ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया और जिससे सारे इंसर्जेंट्स को वहां पे मार भगाया गया है भूटान से। इसके अलावा इंडिया और भूटान के बीच कोई भी ऐसा बॉर्डर का इशू और दूसरा कोई भी इशू नहीं है। रिलेटिवली ये काफी पीसफुल बॉर्डर है। फाइनली हम बात कर लेते हैं भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे, वहां पे क्या चल रहा है और क्या हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। भूटान के साथ भारत का जो बॉर्डर है वो लगभग 1600 किलोमीटर का है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के स्टेट से लगता है। एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी चैलेंज है वो है इंसर्जेंसी। अब हमने अपने इंसर्जेंसी के चैप्टर में ऑलरेडी देखा था कि बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इन इलाकों में जाके छुप जाते हैं। उसमें सबसे पॉपुलर था म्यांमार। तो इससे निपटने के लिए 2015 में इंडियन आर्मी ने म्यांमार में एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ये किसके रिटेलिएशन में था? मणिपुर में 18 सोल्जर्स हमारे एम्बुश में मार दिए गए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने म्यांमार के अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये एक मेजर इशू है म्यांमार बॉर्डर पे। दूसरा इशू है ड्रग ट्रैफिकिंग का। अब याद करो, पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे बात की थी वेस्टर्न बॉर्डर पे गोल्डन क्रेसेंट जो रीजन है, जो कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रीजन, वहां से ड्रग इंडिया में आता है। इसी तरह ईस्टर्न साइड में जो हमारा बॉर्डर है वहां पे गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें इंक्लूडेड है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जैसी कंट्रीज। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हेरोइन प्रोड्यूसिंग रीजन्स है। साथ ही साथ यहाँ पे अब सिंथेटिक ड्रग्स भी आने लगे हैं। तो मिजोरम, मणिपुर के थ्रू यहाँ से म्यांमार से ड्रग्स इंडिया में ट्रैफिक किए जाते हैं। इसके अलावा रोहिंग्या मुस्लिम्स का इलीगल माइग्रेशन भारत में लगातार हो रहा है और ये डेमोग्राफी पे बहुत ज्यादा खतरा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। इसके बारे में भी हमने इंसर्जेंसी वाले चैप्टर में बात की थी जब हमने आसाम और त्रिपुरा की बात की थी। इसके अलावा जो चौथा खतरा है वो है स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। स्मगलिंग ऑफ टिम्बर, गोल्ड, वेपन्स, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे जंगली इलाके बहुत हैं इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स का इलीगल ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग बहुत ज्यादा होता है म्यांमार के बॉर्डर से। साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि हमने नेपाल के बॉर्डर से भी देखा था। अब ये यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पोरस टेरेन है और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। जंगली इलाके हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना डिफिकल्ट है। इसलिए ये जो स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इलीगल माइग्रेशन, इसको रोकना भी सरकार के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सरकार ने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, नेक्स्ट हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि इंसर्जेंट्स जो वहां जाके छुप जाते थे, भारत में आके हमारी सेना को एम्बुश करने की कोशिश करते थे, इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया गया विच टारगेटेड इंसर्जेंट्स कैंप इनसाइड म्यांमार। आसाम राइफल्स यहाँ पे बॉर्डर की गार्डिंग करती है। दूसरा स्मार्ट सर्वेलेंस, इसमें CIBMS, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। CIBMS क्या? टेक्नोलॉजी ड्रिवन बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। फेंसिंग की जा रही है और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑलरेडी हमने पहले इसके बारे में बात कर ली है। इसके बाद म्यांमार और भारत के आर्मी के बीच में कंटिन्यूअस इंगेजमेंट होता है। टॉप कमांडर लेवल्स पे मीटिंग होती रहती है, एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग होती रहती है। फाइनली रिफ्यूजीज से डील करना सबसे बड़ा इशू है और उसके लिए भारत सरकार ने भारत NRC लेके आया है और उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके अलावा रिफ्यूजीज को, इलीगल इमिग्रेंट्स जो वहां से घुस के इधर आए हैं, उनको पकड़ा जा रहा है और डिटेंशन कैंप्स बनाए गए हैं, वहां पे रोका जा रहा है। इसके अलावा हमारा एक जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ भी लगता है, पर अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है इट फॉल्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसलिए हम लोग इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही हमारे ये बॉर्डर वाला चैप्टर खत्म होता है। तो हमने आज के क्लास में देखा कि भारत की जो सीमाएं दूसरी कंट्रीज के साथ हैं, उसकी सुरक्षा में लगा हर कदम, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या स्मार्ट फेंसिंग हो, भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए, CIBMS हो या वाइब्रेंट विलेजेस हो, भारत एक नए युग की सीमा रणनीति अपना रहा है जो तकनीकी, सैन्य और नागरिक समावेशन का सम्मिलन है। इसमें मिलिट्री एंगल भी है, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज भी है और इसमें हमारे सिविलियंस को टारगेट करके किस तरह उनकी लाइफ को बेटर किया जाए, जैसे वाइब्रेंट विलेज जैसे प्रोग्राम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी का GS3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर लिखते समय हमेशा 3 चीजों का ध्यान रखना कि हर एक बॉर्डर की स्पेशलाइज्ड जो इशू है उसको वहां पॉइंट आउट करो, उसका एग्जाम्पल लिखो, सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसको लिखो और वे फॉरवर्ड बताओ कि इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है।
साथ ही साथ मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना मैप के कोई सा भी आंसर इंटरनल सिक्योरिटी का कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में जहां हम सीखेंगे टेररिज्म के बारे में।